हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग। मेरा नाम है सैयद हानी अली और मेरे ग्रुप मेंबर्स का नाम है उसामा जहांगीर, उसामा शरीफ और मोहम्मद शहबाज। ये रहे टेबल ऑफ कंटेंट जो कि आज की प्रेजेंटेशन में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंसिंग होती क्या है। वो प्रोसेस जिसमें डीएनए, आरएनए या पेप्टाइड सीक्वेंस को एनालाइज किया जाए ताकि उसके फीचर्स, फंक्शन, स्ट्रक्चर या एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड किया जा सके, उसे हम सीक्वेंसिंग कहते हैं। सीक्वेंसिंग में दो टाइप्स आ जाती हैं, सेंगर मेथड जो कि ओल्ड क्लासिकल मेथड था और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड्स। ह्यूमन जीनोम को अगर डेटाबेस टर्म में डिस्क्राइब करें तो 3 मिलियन लेटर से मिलकर बनता है, जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं ए, सी, टी और जी के। और फर्स्ट मैप जो किया गया था सीक्वेंसिंग वो 1990 में किया गया था, जो कि 2003 तक चलता रहा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव था ताकि ह्यूमन जीनोम को अंडरस्टैंड किया जा सके और इसे डेटाबेसेस की फॉर्म में सेव किया जा सके। इस इनिशिएटिव में डिफरेंट कंट्रीज़ ने पार्ट लिया। ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग बेसिकली हमें मदद करती है ताकि हम इंपॉर्टेंट जीन्स को आइडेंटिफाई किए जा सके या रेगुलेटरी और फंक्शनल रीजन्स को सीक्वेंस में आइडेंटिफाई किया जा सके और उनका जो रोल है उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड किया जा सके कि एक्चुअली कहते क्या हैं और इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि हमारा ओरिजिन क्या है, वक्त के साथ साथ किस तरह वेरिएशंस आई, किस तरह रेवोल्यूशंस आई हमारे डीएनए सीक्वेंसेस में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम क्या था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम था कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस को बेटर वे में अंडरस्टैंड किया जा सके और एक डेटाबेस तैयार की जाए जिसका एक्सेस फ्रीली ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। फर्स्ट में जो कोलैबोरेशन थी वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टाफ्स और इंस्टीट्यूट्स जो थे इन्वॉल्व हुए थे। इसमें ह्यूमन जीनोम के डिफरेंट पोर्शंस को डिफरेंट रिसर्चर्स को असाइन किया गया ताकि ह्यूमन जीनोम अंडरस्टैंडिंग के चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सके। इसमें जो प्रोजेक्ट में जिन 20 इंस्टीट्यूट्स ने हिस्सा लिया वो चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके और यूएसए से बिलोंग करती थी। उस वक्त की सीक्वेंसिंग में सिर्फ कुछ 100 बेस पेयर्स जो थे वो एट अ टाइम सीक्वेंस किए जा सकते थे। उस टाइम ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस को स्मॉल पेयर्स में ब्रेक डाउन किया जाता था ताकि छोटी पजल्स को सुलझा कर पूरे ह्यूमन जीनोम को अंडरस्टैंड किया जा सके। बेसिकली ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस के क्लोन्स बनाए जाते थे और उनके स्मॉलर पीसेस किए जाते थे और उनको ज़रूरत के मुताबिक बैक्टीरियाज में इंसर्ट किया जाता था और उनको ट्यूब्स में ट्रांसफ़र किया जाता था। डीएनए एक्सट्रैक्शन होती थी, सिंगल सीक्वेंसिंग मेथड उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता था और रिजल्टिंग जो पीसेस होते थे वो फुल ह्यूमन जीनोम के रिजल्टिंग पीसेस निकाले जाते थे। ये रहा एक चार्ट जिसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सेकंड जनरेशन सीक्वेंसिंग, थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग की विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी गई है जो कि हम आगे फिर जाके डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को अक्टूबर 1990 में शुरू किया गया और इसकी एक्सपेक्टेशन थी कि 15 साल से ये ज़्यादा का अरसा लेगा, लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को 13 साल में मुकम्मल किया गया और ये अप्रैल 2003 को फिनिश हुआ और ये 2004 में पब्लिश किया गया और इस पर काम जारी रखा गया ताकि इसको रिफ़ाइन किया जा सके ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस के रेफरेंस से। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बेसिकली एक डेटाबेस बनाया गया जो कि पब्लिक डोमेन के लिए था, फ्री टू एक्सेस और सिंपल टू एक्सेस है और जीनोम प्रोसेसर का लिंक आपके सामने गिवन है, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑफिशियली फिनिश हो चुका है लेकिन रिसर्च जारी है ह्यूमन रेफरेंस सीक्वेंसिंग पे और कोशिश की जा रही है कि सीक्वेंस के अंदर गैप्स को फिल किया जा सके। हैप मैप प्रोजेक्ट इसके अंदर आता है जिसके अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन की जेनेटिक वेरिएशन को 3 साल तक ऑब्जर्व किया गया और उन वेरिएशन के पैटर्न्स को चार्ट किया गया और 2005 के रिजल्ट से हमें अंडरस्टैंड करने को मिलता है कि किस तरह जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं हेल्थ और डिजीज़ के अंदर। इसी तरह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हज़ारों जीनोम प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया और उनका मकसद यही था कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस को अंडरस्टैंड किया जा सके और इसकी फंक्शनैलिटी को ऑब्जर्व किया जा सके।
जीनोम सीक्वेंसिंग एवोल्यूशन कुछ इस तरह हुई कि सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया जिसने 13 साल लिए और जिस पर $3 बिलियन का खर्चा हुआ। उसके बाद हेलिकोस 2009 आया जिस पे 1 मंथ का टाइम लगा और $48,000 का खर्चा हुआ। और अब जो है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग चल रही है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग इस टेक्नोलॉजी में पैरेलल और मैसिवली सीक्वेंसिंग की जा सकती थी जिससे टाइम बचता था और कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सीक्वेंसिंग की जा सकती थी। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत हम ह्यूमन जीनोम को डिटर्मिन कर सकते थे एज अ होल ह्यूमन जीनोम भी और टारगेटेड रीजन्स ऑफ डीएनए और आरएनए भी। सो बेसिकली ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग 1990 से 2006 तक चला। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का आगाज़ मिड 2000 से हुआ। इन दोनों में फ़र्क ये था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक छोटे पैमाने पे सीक्वेंसिंग करता था जिस पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती थी और स्लैंगर मेथड जिसके अंदर यूज़ होता था, जबकि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में हाई थ्रूपुट होती थी, चीपर होता था और क्विकर रिजल्ट्स आते थे। जैसा कि आप ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का चार्ट देख सकते हैं कि 2006 तक जब तक स्लैंगर मेथड यूज़ होता रहा तब तक कॉस्ट जो थी वो बहुत हाई रहती थी, लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का आगाज़ हुआ तो बहुत ही चीपर हो गई सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग को फर्दर 2 सीक्वेंसिंग में डिवाइड किया जा सकता है जो जनरेशन बेस्ड है। बेसिकली फर्स्ट जो है वो सेकंड जनरेशन सीक्वेंसिंग है जिसके अंदर सिर्फ शॉर्ट रीड्स की जा सकती थी सीक्वेंस की और इसके अंदर एरर रेट ज़्यादा रहता था और इसके अंदर रीड लेंथ की लिमिटेशन थी। जबकि दूसरी तरफ थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग आई और थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग की 2 टाइप थी। रियल टाइम लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग जिसमें एक सीक्वेंस को एज अ होल उठा के स्टडी किया जाता था और दूसरी जो थी सिंथेटिक लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग थी जिसके अंदर इंटीग्रेशन के टेक्निक्स को यूज़ करके सीक्वेंसिंग की जाती थी। सो सेंट्रल रकमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को अगर ऑब्ज़र्व किया जाए तो कुछ जो सीक्वेंसिंग मेथड्स हैं वो जो हैं डीएनए को उठा के उनकी सीक्वेंसिंग करते हैं, कुछ जो हैं वो आरएनए और प्रोटीन को उठा के उनकी सीक्वेंसिंग करते हैं। सो बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो डीएनए में इंट्रॉन्स भी आ जाते हैं जो कि नॉन कोडेड रीजन्स या नॉन कोडेड पार्ट होता है जीनोम का और वो भी सीक्वेंसिंग में शामिल हो जाता है, और जबकि आरएनए या प्रोटीन सीक्वेंसिंग में ओनली कोडेड रीजन्स की सीक्वेंसिंग की जाती है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की एक टाइप इल्यूमिना सीक्वेंसिंग है जिसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स अडाप्टर्स ऐड किए जाते हैं। ये अडाप्टर शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनका काम होता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को बाइंड करके रखें। जैसा कि आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन की जाती है, फिर उनकी एम्प्लीफिकेशन की जाती है, फिर उनकी सीक्वेंसिंग की जाती है और उनके अंदर यूनिक मॉलिक्यूलर आइडेंटिफायर्स ऐड किए जाते हैं जो कि बेसिकली एक मॉलिक्यूलर बार कोडिंग का काम करते हैं ताकि स्पीड को इंक्रीज़ किया जा सके और रिस्क फैक्टर को कम किया जा सके। ये यूएमआईज़ जो हैं हमें हेल्प करते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि जो फ्रेगमेंटेशन हो रही है वो यूनिक है या डुप्लीकेट्स हैं। फर्दर आप इसकी डायग्राम और विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि सिंथेसिस सीक्वेंसिंग किस तरह होती है। सबसे पहले उसकी लाइब्रेरी प्रिपरेशन होती है, फिर उसकी टेम्पलेट बाइंडिंग होती है, फिर उसकी ब्रिज एम्प्लीफिकेशन होती है जिसके अंदर प्राइमर्स ऐड किए जाते हैं, और फिर क्लस्टर जनरेशन होती है जिसके अंदर कलर रिप्रेजेंटेशन से सीक्वेंसिंग को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। देन सीक्वेंसिंग के अंदर रिवर्सिबल टर्मिनेटर्स ऐड किए जाते हैं जिनका काम होता है कि अननेसेसरी एक्सटेंशन को रोका जा सके, और फिर न्यूक्लियोटाइड एडिशन होती है, फिर इमेजिंग होती है जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जो क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं वो कलर शो करते हैं ताकि ऑब्ज़र्व किया जा सके कौन सा जो डीएनए सीक्वेंसिंग हो चुकी है, कौन सी रहती है, और फिर उसकी क्लीवेज होती है। इल्यूमिना सीक्वेंसिंग का जो आउटपुट होती है वो FAST के फॉर्मेट में सेव होती है जिसके अंदर जो सीक्वेंस होता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होता है, और उसके साथ साथ उसका क्वालिटी स्कोरिंग भी सेव होती है। सो बेसिकली ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एनालिसिस जो है ये क्वालिटी चेक करने के लिए, अलाइनमेंट चेक करने के लिए और उस डेटा का एनालिसिस के लिए यूज़ होता है।
फर्दर आ जाती है मल्टीप्लेक्सिंग। सो बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग वो एबिलिटी है कि जिसकी मदद से हम सेम टाइम पे मल्टीपल सैम्पल्स को एनालाइज कर सकें। ये हमें पॉसिबल रिस्क फैक्टर से बचाती है और ये बहुत ही यूज़फुल होती है जब हमने स्मॉल पार्ट्स ऑफ जीनोम्स को एनालाइज करना हो। इसकी वर्कफ्लो की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह है। पहले हम बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जाते हैं, फिर उनकी सीक्वेंसिंग रीड की जाती है, फिर FAST/QC फॉर्मेट में से सेव किया जाता है और अडाप्टर ट्रिमिंग की जाती है अगर नेसेसरी हो, और जो अलाइनमेंट होती है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ये बेसिकली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्लासिकल मेथड या सेंगर मेथड की कंपैरिजन से है। इसके एडवांटेजेस में आता है कि ये फास्ट होता है क्योंकि मैसिवली पैरेलल सीक्वेंसिंग हो रही होती है, और ये चीप होता है क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट हमें पर बेस पेयर के हिसाब से बहुत ही कम पड़ती है। इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है एरर का रिस्क, क्योंकि इसके अंदर जो सीक्वेंसिंग हो रही होती है वो बहुत बड़े सीक्वेंस की हो रही होती है और इसके अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है। और इसके अंदर एक और जो डिसएडवांटेज है वो कंप्यूटेशनल टाइम की एक्सेसिव नीड है, क्योंकि बहुत बड़े सीक्वेंसेस होते हैं तो वो एक्स्ट्रा कंप्यूटेशनल टाइम भी मांगते हैं और स्टोरेज भी मांगते हैं ताकि उसके डेटाबेस को सेव किया जा सके। जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की टेक्नोलॉजीज जो है वक्त के साथ साथ रैपिडली ग्रो कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, और ये लाइफ को अंडरस्टैंड करने में, लाइफ को डिकोडिंग करने में और मिस्ट्री सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल साबित हो रही है। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो रहा है और हमारी जो खुराक है उसको बेहतर बनाने में भी हमारी बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा है। सो फॉलोइंग जो कुछ मेथड्स हैं वो NGS में शामिल हैं, जिसमें सॉलिड आ जाता है, आयन टोरेंट आ जाता है, जीनोम एनालाइज़र आ जाता है, हाई सीक्वेंसिंग 2000 आ जाता है, MI सीक्वेंसिंग फ्रॉम एल्यूमिना आ जाता है, इसी तरह GS FLX टाइटेनियम आ जाता है, GS जूनियर फ्रॉम रोचे आ जाता है। सो टेबल कंपैरिजन में डिफरेंट सीक्वेंसिंग मेथड्स टेक्नोलॉजीज़ दी गई हैं, उनके सीक्वेंसिंग मैकेनिज़्म लिस्ट किया गया है और वो कितनी लेंथ को रीड कर सकते हैं, उनकी एक्यूरेसी कितनी है और कित पर रीड हो कितना रीड कर सकते हैं, उनकी आउटपुट किस फॉर्म में आती है, टाइम कितना लगता है पर रन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सब लिस्टेड है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के इन सीक्वेंसिंग मैथड्स को फर्दर जो है स्टैट्स उनके लिस्ट किए गए हैं कि उन पर कितना खर्चा आज तक हो चुका, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कितने रहे, उनकी एक्यूरेसी, रीड लेंथ और टाइम कितना लगता है। फर्दर इस टेबल में सेंगर मेथड लिस्टेड है और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड्स भी लिस्टेड हैं। इसके अंदर उनकी प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स लिस्ट की गई हैं कि उनको कौन से प्रोसेसर चाहिए सीक्वेंसिंग के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कितनी स्टोरेज चाहिए। थैंक यू।